राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद का मूल्यांकन। यह टॉपिक BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम फर्स्ट ऑप्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं भारतीय संसद का मूल्यांकन, भारतीय संसद की आलोचना, भारतीय संसद की शक्तियों व प्रभाव में कमी के कारण, कॉजेज ऑफ वीकनेस इन पावर एंड इम्पैक्ट ऑफ पार्लियामेंट। संविधान में संसद को व्यापक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किए गए, या यूँ कहा जाए देश का समस्त जो कानून निर्माण है वो संसद को ही है, लेकिन फिर भी संसद के प्रभाव में लगातार कमी आती रही है। संविधान क्रियान्वयन के बाद से ही भारत में संसदीय कार्य प्रणाली, शक्तियाँ और प्रभाव में कमियाँ लगातार वृद्धि हो रही है। संसद की शक्तियों और प्रभाव में दोनों ही प्रकार के कारण उत्तरदायी है। संसद के अंदर ये अनेक प्रकार की दूषित राजनीतिक परंपराएं विकसित हो चुकी हैं। संसद के प्रभाव भी संसद की कार्यकुशलता व छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। संसद के अंदर व संसद के बाहर सांसदों का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना होता है, जिससे भारत की आम जनता में लगातार सांसदों की व संसद की छवि गिर रही है। संसद अपने सार्वजनिक दायित्वों को पूरा करने में पूरी तरह से सजग व सचेत नहीं है। संसद अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों से भटक रही है। भारतीय संसद में कौन सी कमजोरियां हैं, कौन से दोष हैं, उनका हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि संसद के प्रभाव में किस तरह की गिरावट आ रही है। इसमें पहला जो प्रमुख प्रभाव है वो सांसदों की निष्क्रियता है, पैसिवनेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारत में संसद की शक्तियों और प्रभाव में कमी का एक प्रमुख कारण सांसदों की निष्क्रियता है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट प्रदान करते हैं, चाहे वे अशिक्षित हो या निम्न स्तर के व्यक्तित्व वाले। बहुत सारे सांसद राजनीति को एक व्यवसाय की तरह मानते हैं, जिनका उद्देश्य आसानी से पूरा हो। राजनीति को राष्ट्रहित व देश सेवा से न जोड़कर अपने और अपने परिवार का विकास तक सीमित रहना उनकी निष्क्रियता को प्रकट करता है। बहुत सारे सांसद ऐसे होते हैं जो पहली बार चुनकर आते हैं और उन्हें 5 वर्ष तक पूरी राजनीतिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता। संसद के कार्यों को पूरा करने के लिए 1/10 भाग सदन में उपस्थित होना आवश्यक है। कई बार सदन में गणपूर्ति न होने के कारण बैठक स्थगित कर दी जाती है। बहुत सारे सांसद ऐसे होते हैं जिन्हें सिवाय मतदान प्रक्रिया के कभी संसद की प्रक्रिया में भाग लिया हो। 2009 से लेकर के 2021 तक 2009 से 2014 तक की संसद कार्रवाइयों का 16वीं लोकसभा के चुनाव के कुछ समय पूर्व ये के विश्लेषण ये दर्शाते हैं कि किस तरह हमारे सांसद अपने सार्वजनिक दायित्वों के प्रति अनुत्तरदायी एवं लापरवाह है। संसद की बहुत अधिक बैठकें फिजूल की बातों में समाप्त हो गई। जनता ने जिस उम्मीद और प्रत्याशा से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों को चुनकर भेजा, 5 वर्ष तक उन्होंने अपना किसी प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया। तो एक प्रकार से बहुत सारे सांसद ऐसे होते हैं जो रूटीन की जो पार्लियामेंट की बैठक होती है उसमें भाग नहीं लेते, केवल वोटिंग के समय वो नज़र आते हैं, या कोई सांसद भाग लेते हैं तो पूरा समय नहीं बैठते, या बैठते हैं तो फिर किसी प्रकार के जो भी डिस्कशन होता है, जो डिबेट होती है, जो बिल लाए जाते हैं उनका न तो गहराई से वो अध्ययन करते, न निरीक्षण प्रेषण करते, न अपनी तरफ से कोई सुझाव देते और न कोई नवाचार दिखाते कि देश में क्या नया किया जा सकता है जिससे देश का आम जनता का हित जो है उसमें दिखाई देता हो।
तो एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, बहुत बड़ी कमी है। दूसरी बड़ी कमी है कि मुख्य विपक्षी दल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का न होना। कि मेन जो अपोजिशन पार्टी है उसका पॉजिटिव अप्रोच नहीं होती। संसद की शक्तियों प्रभाव में गिरावट का एक अन्य कारण देश में प्रमुख विपक्षी दल का केंद्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का न होना। 1989 से 2014 तक के विपक्षी दल के नेताओं में कभी एक साथ मिलकर सरकार के जन विरोधी है और लोकतांत्रिक निर्णयों का विरोध नहीं किया। अगर 2014 से वर्तमान अप्रैल 2021 तक का भी अगर हम अध्ययन करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल है उसके साथ अन्य जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने केंद्र सरकार का राजनीतिक तरीके से विरोध किया। जनहित की दृष्टि से, देश हित की दृष्टि से, राष्ट्र हित की दृष्टि से, समाज के हित की दृष्टि से, मानवता के हित की दृष्टि से, आम जनता के कल्याण के हित की दृष्टि से केंद्र सरकार का विरोध नहीं किया। विपक्षी दल अपने अपने राजनीतिक हितों के आधार पर ही केंद्र सरकार की आलोचना की है। विपक्षी दलों प्रमुख विपक्षी दल अगर 1989 से लेकर अगर 2014 तक की स्टडी करें या 2005-04 से लेकर 14 तक की स्टडी करें तो भारतीय जनता पार्टी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अपने विपक्षी दल के काल में राष्ट्रहित व देश व समाज को नई सोच विकसित करने वाले विचारों की राजनीति कभी नहीं की। संसद में बैठकर भी विपक्ष के नेताओं ने अपने व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का जारी रखा। सांसदों ने देश हित की बजाय अपने अपने व्यक्तिगत टकरावों की लड़ाइयाँ लड़ी। सत्ताधारी दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष की जनता की नज़रों में कमज़ोर व निष्क्रिय सिद्ध करना है, लेकिन भारत में सत्ताधारी दल को ऐसा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। विपक्षी दल आपस में उलझकर संसद का कीमती समय बेकार में नष्ट कर देते हैं। भारत की जनता भी इतनी जागरूक व सचेत नहीं है कि वह नेताओं को चुनाव में पूरी तरह से सफाया कर जिन्हें कभी संसद में बैठकर उस निर्वाचन क्षेत्र की आवाज़ उठाई हो और राज्य और पूरे देश के विकास के लिए संसद में योगदान न दिया हो। तो ऐसा नहीं करती तो एक प्रकार से जो मेजर अपोजिशन पार्टी है उसका सक्रिय रोल नहीं रहा। अब 2014 से लेकर 2019 तक केंद्र में बीजेपी की सरकार रही। कांग्रेस सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आम जनता के हित से जुड़े हुए, राष्ट्र हित से जुड़े हुए या देश में कोई किसी प्रकार का नया आइडिया, नया विचार, नया कोई कंसेप्ट जो है संसद में ऐसा पेश नहीं किया। इसी तरह 2019 से लेकर के 2024 के कार्यकाल में अगर हम देखें तो अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मेजर विपक्षी दल है और उसके साथ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है देश की, उन्होंने भी संसद में बैठ कर के अपने राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की है। केवल राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार की आलोचना करती हैं। इसी तरह से अभी हालिया में अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है तो एक प्रकार से किसानों की समस्याओं को लेकर के कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने कभी अपना कोई ऐसा सुझाव या कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि किसानों के हित में इन 3 कानूनों को रद्द करके इस तरह के कानूनों को अपनाया जाए तो ये जो है किसानों के हित में होगा, देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा। तो जो सकारात्मक भूमिका है उसका अभी तक विपक्ष जो है निर्वाह नहीं कर पाया है। अध्यक्ष की पक्षपातपूर्ण भूमिका है। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है या डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा में, वो भी एक प्रकार से उनको निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने अपने दल के प्रति निष्ठावान होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष जो है वो सत्ताधारी दल का होता है। इसी तरह राज्यसभा में जो उपसभापति होता है वो भी मेजॉरिटी पार्टी का ही होता है। तो राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लोकसभा में अध्यक्ष का पद राजनीतिक परंपरा के अनुसार सत्ताधारी दल को सर्वसम्मति इसलिए चुना जाता है कि वो अपने पद पर बैठ करके दलगत राजनीति से मुक्त होकर निष्पक्ष व्यवहार में अध्यक्ष करेगा। जो सांसद जिस राजनीतिक दल से चुनकर आता है वह अध्यक्ष बनने पर अपने दलीय हितों की पूरी तरह से अनदेखी नहीं कर सकता।
और ये स्वाभाविक भी है। भारत में इंग्लैंड की तरह अध्यक्ष का पद निष्पक्ष व पारदर्शी नहीं है। भारत में दल बदल की राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है, विशेषकर गठबंधन सरकारों में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। दल बदल के बारे में अंतिम निर्णय अध्यक्ष के पास होता है और भारत की संसद में यह देखा गया है कि दल बदलुओं का कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही उन्हें दल बदल की राजनीति पर अंकुश लगाया जाता है। भारत में जब तक इंग्लैंड की तरह अध्यक्ष का पद दलगत राजनीति से मुक्त नहीं होगा, यानी वंस द स्पीकर ऑलवेज द स्पीकर, तब तक संसद की कार्य कुशलता और कार्यशीलता पर किसी तरह के सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो स्पीकर है लोकसभा में और राज्यसभा में, चाहे सभापति हो उपसभापति हो, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आती है, कहीं न कहीं संसद की कार्यशीलता, संसद की कार्यप्रणाली जब भी होती है तो उसमें एक सॉफ्ट बायस आता है, जिसे कहीं कि नरम जो है झुकाव होता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। पूरी तरह से निष्पक्ष हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी जो भर्ती है वो एक प्रकार से राजनीतिक भर्ती है, कोई प्रशासनिक भर्ती नहीं है, योग्यता के आधार पर भर्ती नहीं है। तो उनसे हम इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को समान रूप से देखेंगे। तो ये एक बड़ा ड्राबैक है। नेक्स्ट बड़ा ड्राबैक है कि संसद में सांसदों का असंसदीय व्यवहार, यानी भारत में जो अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर है और पिछले काफ़ी वर्षों से जो है ये गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है कि संसद में बैठ करके विरोध करने का जो तरीका है वो पार्लियामेंट्री नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो सर्वमान्य नहीं है, बल्कि अनपढ़ अशिक्षित गवार मजदूर की तरह से जो है विरोध करते हैं, कागज़ फाड़ कर फेंकते हैं, अध्यक्ष के आसन तक आ जाते हैं, कुर्सियाँ मेज जूते चप्पल फेंकते हैं। तो ये पता ही नहीं लगता कि संसद है पढ़े लिखे शिक्षित या भारत की ये सबसे बड़ी पंचायत है। और पर टीवी पर रेडियो पर बैठ कर के जनता देखती है तो जनता को खुद ग्लानि महसूस होती है कि हमें जिन लोगों को चुनकर भेजा है देश के विकास के लिए, देश के कल्याण के लिए, आम जनता के हित में, उनमें इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है। वो विरोध करने का जो तरीका है वो मानवीय कम से कम रखे। सांसद संसद के विधि और नियमों की सदन में बैठकर अपने सार्वजनिक दायित्वों को खुल्लम खुल्ला पेश करते हैं। सांसद एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप अपना पद संवैधानिक स्थिति से भी भूल जाते हैं और एक असभ्य व्यक्ति की तरह लड़ते हैं। सांसद न केवल अपनी वाणी के द्वारा एक दूसरे के साथ टकराव करते हैं, बल्कि जूते, कुर्सियाँ, कागज, वहाँ उपस्थित सामानों को एक दूसरे पर फेंकते हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ भारत के सुनहरे राजनीतिक भविष्य के लिए खतरनाक है। भारत में सूचना तकनीक का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, इसलिए आम जनता घर पर बैठकर टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सांसदों का नंगा नाच देखती है। लेकिन जनता भी चुनाव आते आते ये सब भूल जाती है और वही असभ्य और गैर जिम्मेदार सांसद दोबारा जनता में जाकर अपने राजनीतिक भविष्य की राशि को दिखाते हैं। जब तक भारत में हर मतदाता शिक्षित व संस्कृत सजग नहीं होगा, राजपुरुष नहीं होगा, राज्य के हित में नहीं सोचेगा, तब तक ऐसे सांसदों को देश की संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करने का साहस पैदा होता रहेगा। यानी एक प्रकार से सांसदों का जो व्यवहार है वो सौम्य नहीं है। सांसदों का व्यवहार मानवीय आधार पर बिल्कुल अनुचित है, असंसदीय है, असंवैधानिक है, जिन्हें विरोध करने का भी पता नहीं है, जो देश हित में विरोध नहीं करते, राज्य हित में विरोध नहीं करते, जनता के हित के पक्ष में किसी प्रकार का विरोध नहीं करते, बल्कि अपने राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए अमानवीय तरीके से उसका व्यवहार करते हैं, असंसदीय तरीके से व्यवहार करते हैं। शासक दल की तानाशाही भी जो है एक संसद की छवि को लगातार गिरा रही है। संसदीय कार्यप्रणाली में दोष एक बड़ा कारण शासक दल की तानाशाही व्यवहार है। सत्ताधारी दल संसदों के बैठकों के दौरान खंडित विपक्ष की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं होता, अपने सभी हथकंडों का प्रयोग करके सत्ताधारी दल विपक्षी दल के सांसदों के साथ असंसदीय व्यवहार करता है। विपक्षी दल के सांसदों के द्वारा सरकार के जन विरोधी और संविधान विरोधी निर्णयों की आलोचना करने और उन्हें मार्शल द्वारा सदन से बाहर निकाला जाता है।
भारत जैसे बहुदलीय शासन प्रणाली वाले देश में खंडित विपक्ष मजबूत और प्रभावशाली विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ होता है। परिणाम स्वरूप सत्ताधारी दल को विपक्ष की खंडित राजनीति से ऑक्सीजन मिलती रहती है और सत्ताधारी दल या दलीय गठबंधन को विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। भारत में क्षत्रिय दलों को विपक्ष में रहते हुए अपने क्षत्रिय स्थितों के लिए दलीय राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। क्षत्रिय दलों का उद्देश्य पूरे देश और समाज का कल्याण करना नहीं बल्कि अपने दल व क्षेत्र विशेष तक उनकी राजनीतिक सोच सीमित रहती है। सत्ताधारी गठबंधन विपक्ष की संकुचित राजनीति को ढाल बनाकर तानाशाही के द्वारा संसद की कार्यशीलता व कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। तो खंडित विपक्ष जो एक बड़ा कारण है। अभी 2014 से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर के 2024 की पंचवर्षीय योजना में अगर हम देखें, सेकंड टर्म में देखें, तो बीजेपी के सामने जो है पूरी तरह से विपक्ष खंडित है। इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो देश का सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे प्रभावशाली दल है, वो पिछले लगातार 2 टर्म से टोटल जो लोकसभा सीटें हैं उसका 10% यानी 55 सीटें भी जो है प्राप्त नहीं कर पा रहा। वैधानिक रूप से एक मजबूत विपक्षी दल का अस्तित्व का अभाव रहा भारत में। और इसी तरह से जो है जो मजबूत विपक्ष के अभाव में संसद जो सत्ताधारी दल है उसकी तानाशाही रहती है और जनता के हितों की अनदेखी होती है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष ही स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करता है। कार्यपालिका का विधानपालिका पर नियंत्रण। संसद के प्रभाव व शक्ति में गिरावट का एक बड़ा कारण कार्यपालिका का विधानपालिका पर नियंत्रण स्थापित। भारत में वैसे तो कहने को संसद है कानून निर्माण की शक्ति है, लेकिन धीरे धीरे संसद नहीं शक्ति है प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका की शक्ति। अब कार्यपालिका ही व्यवहार में कानून निर्माण का कार्य करती है, कानून को क्रियान्वित करती है। यानी संसद की बजाय जो मंत्री परिषद है वो एक प्रकार से कार्यपालिका है, वही कानून का निर्माण करती है। संसद कानून का निर्माण नहीं करती है। संसद तो एक प्रकार से वोटिंग के टाइम ही नजर आती है। विधानपालिका अथवा संसद की भूमिका सिर्फ मतदान प्रक्रिया वाले प्रस्तावों में देखो तक सीमित रह गई है। संसद के दोनों सदनों की बैठकों में बहुत कम सांसद भाग लेते हैं। अधिकतर सांसद दलीय सचेतक पार्टी व्हिप जारी होने पर ही पक्ष विपक्ष की प्रक्रिया में मतदान में भाग लेते हैं। विधानपालिका को डर रहता है कहीं कार्यपालिका विधानपालिका को भंग करने की सिफारिश न कर दे। संसद की शक्ति में प्रभाव में गिरावट का एक बड़ा कारण विधानपालिका की निष्क्रिय प्रवृत्ति। एक बार एमपी बनने के बाद जो है वो 5 साल के लिए पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती हैं और जो पार्टी है उसमें जो किसी भी रूलिंग पार्टी है उसमें जो कैबिनेट है वही एक प्रकार से राजनीतिक कार्यपालिका, वही विधानपालिका और वही कार्यपालिका होती है। अगर विधानपालिका संविधान के अनुसार अपने अधिकार और शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग करे तो संसद के साथ साथ सांसदों की छवि विजुअल हो सकती है। अन्यथा इसी तरह कार्यपालिका की थोड़े से सदस्य पूरी विधानपालिका को नियंत्रित करते रहते हैं। यानी जो 91वें संविधान संशोधन द्वारा जो 15% की लिमिट लगाई गई है, तो उसमें 75-70 जो मेंबर बनती हैं कैबिनेट की, उसकी मंत्री परिषद की, तो केवल वहीं एक प्रकार से विधानपालिका है, वहीं एक प्रकार से कार्यपालिका है। और जो 543 सांसद हैं और 250 राज्यसभा के बाकी सदस्य वोटिंग के समय या कोई व्हिप जारी हो जाता है उसी समय उनका अस्तित्व दिखाई देता है। अन्यथा जो कैबिनेट है और कैबिनेट जो मंत्री परिषद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें भी जो कैबिनेट रैंक के मंत्री है वही वास्तविक कार्यपालिका है, वही विधानपालिका है। नेक्स्ट मेजर जो वीकनेस है, इसका ड्रॉबैक है ये जो अलायंस गवर्नमेंट एट सेंटर, गठबंधन सरकारों का दौर। 2014 से 2019 और 2019 से लेकर के 2024 इन 2 टर्मों को देखा जाए तो भारत में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है। इससे पहले 1967 से लेकर के अगर हम 2014 तक का जो अध्ययन करें लोकसभा चुनाव का, तो बहुत कम समय के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी प्राप्त हुई है और गठबंधन सरकारें ही अस्तित्व में रही है। और गठबंधन सरकारों से जो है
वो बहुत बड़ा संसदीय गरिमा का ह्रास हुआ है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं है तो केंद्र सरकार सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर के सरकारें बनाती है। और सहयोगी पार्टियों में ज़्यादातर नेशनल पार्टी नहीं, स्टेट पार्टी होती है। किसी की 5 MP है, किसी की 7 MP है, किसी के 10 MP है। वो मिलकर के सरकार को बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो है बाई आउटसाइडिंग सपोर्ट देती है। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार में भी शामिल हो जाती है। तो छोटे छोटे दल मिलकर के एक प्रकार से केंद्र सरकार में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। समर्थक दलों के सत्ताधारी दल की राजनीतिक मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया जाता है। समर्थक दल बार बार राजनीतिक लाभ के लिए सत्ताधारी दल को 272 के जादुई आंकड़े से अवगत कराते रहते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को भी समर्थक दलों के प्रभाव व दबाव में रहकर कार्य करना पड़ता है। इसे संसद की शक्तियों और गरिमा का पूरी तरह से ह्रास हुआ है। देश का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए समर्थक दलों से की कृपा पर आश्रित है। समर्थक दलों ने अपने लाभ के लिए संसदीय मर्यादाओं का बार बार उल्लंघन किया। अगर हम 2004 से 2014 की लोकसभा का अस्तित्व का अध्ययन करें, संसदीय प्रणाली का अध्ययन करें, तो बार बार जो रीजनल पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी को UPA 1 और UPA 2 के रूप में सपोर्ट कर रही थी, उसमें रीजनल पार्टी के नेताओं ने बार बार जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार को चेतावनी दी कि आपने हमारी इस बात को नहीं माना या इस प्रस्ताव को नहीं माना या ये प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो ये एक प्रकार से संसद की गरिमा का पूरी तरह से ह्रास हुआ। सांसदों की छवि है इससे धूमिल होती है। एक महत्वपूर्ण ड्रॉबैक है व्यक्तिगत सदस्य के विधेयक का जो कोई महत्व नहीं। प्राइवेट मेंबर कोई भी बिल लेकर के सदन में आता है तो उसको प्रस्तुत तो कर सकता है, लेकिन उसके पास होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि सदन में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता है उसी का बिल पास होगा, बाकी का कोई बहुमत नहीं होता। और बहुमत के अभाव में कोई भी सांसद ऐसा हिम्मत नहीं करता कि वो बिल को पेश करे और बाकी सदस्य उसके विरुद्ध मतदान करें। व्यक्तिगत सदस्य द्वारा प्रस्तुत के विधेयक को सदन में सदस्यों द्वारा स्वीकार करने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि इसके पीछे सदन के सदस्यों का सरकारी तौर पर समर्थन नहीं होता। व्यक्तिगत सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत करने के सप्ताह में एक ही दिन शुक्रवार दिया जाता है, जबकि सार्वजनिक सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य विधेयक प्रस्तुत करते समय दिन विशेष या समय विशेष की कोई पाबंदी नहीं। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य ही विधेयक प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनके प्रस्ताव होने की गारंटी लगभग 100% होती है। वो सरकार के सदस्य होते हैं, सरकार का बहुमत होता है, सदन में रूलिंग पार्टी का बहुमत होता है। अगर किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए विधेयक का सदन में समर्थन नहीं मिलता तो इसका अर्थ है कि सरकार अनुमत नहीं और भंग हो जाती है। इस तरह संसद में प्रत्येक सांसद को सदन के अंदर विधेयक प्रस्तुत करने और पास करने की सुविधा नहीं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य को है। तब ये संसद की एक कमजोरी को दिखाता है, सांसदों के एक जो है अधिकारों में कमी को दिखाता है। मंत्रियों का अनुत्तरदायित्व भाग, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। भारत में कई बार ये लगता है कि एक सांसद का जिस तरह से व्यवहार होता है जनता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, जिस तरह से उसकी स्टेटमेंट जारी करता है, उससे इन्हें लगता है कि वो देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य है। देश के भविष्य के लिए, देश के भाग्य के लिए वो एक अच्छे कानून निर्माता के रूप में जनता ने चुनकर भेजा है। जनता को बाद में गलानी भी होती है। भारत के बहुत सारे मंत्री अपने कार्य पद के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं। मंत्री अपने पद के कर्तव्यों और सार्वजनिक दायित्वों का सही ढंग से पालन नहीं करते, जो कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे ही कानून तोड़ने में तानाशाही करते हैं। देश की आम जनता में ऐसे मंत्रियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती जो संसद में बैठकर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, अर्थात सांसद होने के नाते अपने नैतिक और वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहते हैं। संसदीय कार्यवाही के दौरान मंत्री सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं देते और जिम्मेदारी से बचने के लिए अनेक तरह के बहाने करते हैं। तो सांसदों का जो अनुत्तरदायी व्यवहार है वो भी संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। संसद
का जो है उसमें हमें ये लगता है कि जिन जनता ने जो सांसद चुनकर भेजे हैं वो पूरी जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ मतदाताओं ने उसको चुन करके नहीं भेजा और बाद में जनता को बनानी होती है। लेकिन 5 वर्ष आते आते फिर जनता भूल जाती है, फिर उन्हीं पुराने राजनीतिज्ञों को फिर वोट देती है। तो ये इससे जो है संसदीय गरिमा का लगातार ह्रास होता है और सांसदों की छवि भी जो है धूमिल होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था कि संसद का मूल्यांकन, कि संसद के अंदर क्या कमियां हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं, संसद की जो आलोचनाएं क्या है, या सांसदों का जो व्यवहार है किस तरह का है, किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का है। तो इसको लेकर के आज का लेक्चर हमारा जो है यही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।